हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मौर्य कोचिंग सेंटर पलना में। और आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 10 में और विद्युत धारा वाले चैप्टर से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। ध्यान दीजिएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है यह अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और इस प्रकार जो संयोजन होता है, यानी जो जोड़ना, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। इस प्रकार अगर प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अगर हम बात करें परिभाषा की तो ध्यान दीजिएगा, हम परिभाषा को नोट करते हैं। ठीक, देखिए लिखते क्या है, इस क्रम में सभी प्रतिरोधों के या ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक ना, तो लिखेंगे ऐसा संयोजन, ऐसा हाँ, तो ध्यान दीजिए, ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और ये हो जाएगी परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध, ठीक है ना, जुड़े हों तो इनका जो परिणामी यानी कि तुल्य प्रतिरोध आखिर क्या होगा, तो उसके सूत्र का निगमन करने से जो बार बार परीक्षा में यही पूछा जाता है कि अगर तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं या जोड़े गए हैं तो इनके लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला हेडिंग आपका है श्रेणी क्रम में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध जोड़े गए हों, ठीक है ना, तो जो डायग्राम हम पहले बना लेते हैं तो ये श्रेणी क्रम का है। और श्रेणी क्रम में एक बात ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर होता है वह अलग अलग होता है। यहाँ पर जैसे R1 का प्रतिरोध विभवांतर माना गया है V1 है, R2 का V2 और R3 का V3 माना गया है। और हमने मान लिया है कि A और B के बीच का जो कुल विभवांतर है वो है B। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होता है, उसको हम लिखते क्या है इस डायग्राम के बारे में कि, तो ध्यान दीजिए, आप सभी लोग हेडिंग डालिए हैं श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक, तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, इस डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 बिंदु A और B के बीच क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। और देखिए प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर V1, V2 और V3 है और इनके बीच का जो कुल विभवांतर हमने मान रखा वो क्या है, B है। और इसे एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया गया और एक कुंजी स्विच लगा दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हम सेल के द्वारा धारा को प्रवाहित करते हैं तो यह धारा सब में यानी तीनों प्रतिरोधों में एक समान रूप से प्रवाहित होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के बारे में नोट करते हैं। तो लिखते क्या है कि माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3, माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं तथा प्रत्येक प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 के विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं और इनमें प्रवाहित एक समान धारा क्या है, I। ये थोड़ा सा हमें इस डायग्राम के बारे में लिखना होता है। तो इस डायग्राम के बारे में हम नोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे माना
ध्यान दीजिए, तो मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 बिंदु ए व बी के बीच श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रतिरोधों R1, R2 व R3 के सिरों पर जो विभवांतर क्रम से क्या है, V1, V2 व V3 है। चलिए इसके आगे हम लोग सवाल को, इस निगमन को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तथा एक बात और लिखते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित एक समान धारा क्या है, I। तो इस बात को भी नोट करते हैं। देख लीजिए, तो ये पूरा हो जाता है हमारा हिंदी। ठीक है, इस डायग्राम के बारे में कि मान लेते हैं तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 बिंदु ए व बी के बीच श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रतिरोधों R1, R2 व R3 के सिरों पर जो विभवांतर है वह क्रमशः V1, V2 व V3 है, और प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित एक समान धारा क्या है, I है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ओम के नियम से। देखिए बहुत ही सरल होता है और ये 4 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। ठीक ना। इस हिंदी को हम साइड में कर लेते हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब लगाते हैं हम लोग ओम का नियम। तो ध्यान दीजिए ओम का नियम क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए, अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में, जैसे लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, इसमें अगर उसके दाब में कोई परिवर्तन अगर नहीं कर रहे, तो चालक के सिरों पर जो स्थापित विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती। और इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं ओम का नियम क्या होता है। चलिए तो उसके आगे हम बस केवल ओम का नियम लगाकर इस पूरे निगमन को कंप्लीट कर लेते हैं। आइए तो शुरू करते हैं इसके बारे में और भी जानकारी लेकर। तो ध्यान दीजिएगा, लिखते क्या है, ओम के नियम से। बहुत आसान सा निगमन है, लिखते हैं ओम के नियम से। तो ध्यान देना बच्चों, ओम का नियम क्या है, V बराबर I इंटू R। ठीक है, यह ओम का नियम होता है। अब एक बात ध्यान रखना है हमें कि अगर हम पहले प्रतिरोध के लिए नोट करते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा डायग्राम से, अगर हम पहले प्रतिरोध के लिए अगर इसमें लिखें, ठीक है, तो पहले प्रतिरोध के लिए अगर हम विभवांतर निकालें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1। धारा तो सब में एक समान है, इसलिए धारा परिवर्तित नहीं होगी। V1 बराबर, या पहले लिखेंगे पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, अगर हम पहले के लिए निकाले हैं तो यही लिख देंगे विभवांतर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V1 बराबर I इंटू R1। इसी प्रकार हम लोग दूसरे प्रतिरोध के लिए लिखते हैं, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो ए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, V2 बराबर I इंटू R2। जैसे हमने पहले और दूसरे के लिए निकाला है, इसी प्रकार हम लोग तीसरे प्रतिरोध के लिए नोट करते हैं। तो लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो ध्यान दीजिए एक क्या आ जाएगा, V3 बराबर I इंटू R3। अब हमें करना क्या है, अगर हम देखें तो A और B के बीच का जो कुल विभवांतर कितना है, V है। यानी कि V1, V2 और V3 तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये V के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि A व B के मध्य का कुल विभवांतर हम क्या मान लेते हैं, V हो, तब
b बराबर हम क्या लिखेंगे, b बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। अब ध्यान दीजिए, अब जो v1 v2 और v3 यानी सब जो मान हम पहले ही यहाँ पर नोट कर चुके हैं, v बराबर आई आर, v1 बराबर आई इंटू आर वन और v3 बराबर आई इंटू आर थ्री और v4 आई इंटू आर थ्री, सभी मानों को हम जो नोट किए हैं इसको इसी मान में रख देते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 है, इस वाले को मान लेते हैं समीकरण 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 में सबका मान रखने पर, यानी कि v1 v2 व v3 का मान रखने पर। तो देखिए बच्चों, बस v1 v2 और v3 का मान रख देना हमें। तो v का मान देखिए यहाँ से क्या निकालें, v बराबर आई इंटू आर, यानी v की जगह हमें क्या रखना है, आई इंटू आर। आर बराबर, ध्यान दो इधर v1 बराबर, v1 का मान देखो आई इंटू आर वन, तो जाएगा आई इंटू आर वन। इसी प्रकार आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। अगर हम देखें तो तीनों में हमें जो कॉमन मिलने वाला है वो क्या नज़र आ रहा है, सब में आई कॉमन है। तो आई कॉमन है तो इसको हम पूरा काट देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा आई का। तो यहाँ से हमको जो मान मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यह होता है श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। एक बार आप पूरे का एकदम फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, डिफिनेशन सही थे। अब ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा नियमन है और ये 4 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप कुछ भी करके अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला जो इसमें आता है एक संयोजन और है। हमने आपको बताया कि प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, हमने आपको श्रेणी क्रम संयोजन बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले समांतर क्रम संयोजन की। वह पूरा हूबहू इसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। डायग्राम को हम लोग देखते हैं। चलिए, हमने डायग्राम पहले से ही बना रखा है, ध्यान दीजिएगा। इस क्रम में अगर आप देखें डायग्राम में, इस क्रम में सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा में दिख रहा है यह एक बिंदु पर है, और सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है कहाँ पर है, दूसरे बिंदु से जुड़ा है। तो हम कहते क्या है कि ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन करते हैं, समांतर क्रम संयोजन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें करना क्या है, ये हो जाता है इसके बारे में, यानी इसकी छोटी सी डिफिनेशन। ठीक, तो हम डिफिनेशन भी नोट कर देते हैं। चलिए, आप सभी लोग हेडिंग भी बना लीजिएगा, समांतर क्रम संयोजन। सभी लोग हेडिंग बना लीजिए। देखिए, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है भैया, लिखते हैं ऐसा संयोजन कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, ये हो जाती है डिफिनेशन, यानी कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को, ठीक है ना, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं, दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, उसे हम क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम में आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। अब अगली जो हेडिंग हमारी आ जाती है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। एक डिफिनेशन है किसकी, समांतर क्रम संयोजन की। चलिए ध्यान दीजिए, अगला हमारा जो हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है, तो अगला हेडिंग सभी लोग बना लीजिए।
देखो बाबू, अगला जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। तो आप सभी प्यारे बच्चे हेडिंग बना लीजिए, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। चलिए बिना देर किए हुए हम इसको भी नोट करते हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ध्यान में क्या रखना है कि जो हिंदी इसका जो होता है डायग्राम के थ्रू, जो हम इसका डायग्राम के थ्रू जो हिंदी लिखते हैं वो क्या होता है कि इसमें मान लेते हैं कि माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 बिंदु A व B के बीच क्या होते हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए। जहाँ उसमें हम लिखते हैं श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इसमें वहीं पर लिख लेते हैं समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। उसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर एक समान क्या है, भी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें अंतर होता है कि हर यहाँ पे जो धारा आती है आई, यह इस पॉइंट पर 3 भागों में बढ़ जाती है। अब 3 भागों में अलग अलग जाएगी, ठीक है। अलग अलग जाने का मतलब एक में I1 मान लिया हमने, दूसरे में I2 मान लिया, तीसरे में I3, ठीक ना। इसी को उसके बाद हम नोट करते हैं। तो कहते क्या, इसका जो हिंदी है तो हिंदी में लिखते हैं कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए। माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 व R3 बिंदु A व B के बीच कौन से क्रम में जोड़े गए भैया, समांतर क्रम में। और हाँ, इनका हम नाम दे देते हैं। हमारे जो प्रतिरोध है पहले का नाम देते हैं R1 R2 और तीसरा है R3, ठीक। चलिए अब इसी का हिंदी हम लोग नोट करते हैं। तो लिखते हैं माना देखिए, यह हो जाता है इस डायग्राम का लैंग्वेज। क्या होता है कि हमने मान लिया है कि 3 प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 व R3 बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध जो यानी प्रतिरोधों R1 R2 व R3 में जो प्रवाहित धारा क्रम से क्या I1 है, I2 और I3 है। और हमने ये भी मान लिया है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो क्या है, भी है। एक समान विभवांतर क्या है, भी। एक बात ध्यान रखना है आपको कि समांतर क्रम में आपका धारिता जुड़ा हो यानी कैपेसिटर या फिर प्रतिरोध जुड़ा हो तो इनके सिरों का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, समान होता है सबके लिए, ठीक। अब आपको करना कि हमारा जो लैंग्वेज है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओम के नियम से, ओम के नियम से देखो बाबू, ओम का नियम हम बताए थे क्या था, V बराबर I इंटू R था, ठीक है ना। अगर हमें I का मान निकालना हो तो R क्या हो जाएगा, इसके नीचे V के नीचे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी हमें I का मान क्या मिलने वाला है, I इज इक्वल टू V अपान R। I का मान क्या मिल गया, V अपान R मिल गया है। अब हमने ओम का नियम लगाया, तो अगर हम इसी प्रकार हर एक प्रतिरोध के लिए लागू कर रहे हैं तो देखिए, अगर हम हर एक प्रतिरोध के लिए लागू करते हैं तो लिखेंगे पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है। पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर हम I1 का मान निकालेंगे तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा के R1। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे V चेंज नहीं हो रहा है, सबके लिए विभवांतर क्या है, समान है। और इसी प्रकार दूसरे
प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो देखो बाबू, दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा जिस प्रकार से हमने पहले के लिए निकाला, इसी प्रकार I2 बराबर क्या लिख देंगे, V बटा के R2। ठीक, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, करना क्या हमें, लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। देखिए, जिस प्रकार हमने पहले दूसरे के लिए निकाला, इसी प्रकार तीसरे के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से I3 बराबर V बटा के R3। सब में देखिएगा V का मान बदला नहीं है। अब हमें करना क्या, अगर मान लेते हैं कि अगर पूरे परिपथ में जो प्रवाहित धारा क्या बह रही है, I बह रही है, और यही जाके 3 भागों में बट रही है, इसका मतलब हमें इन तीनों धाराओं को जोड़ देना है। तो यही बात नोट करते हैं, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, ठीक है ना, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो, I हो, तब I बराबर हम क्या लिख सकते हैं भैया, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, अब देखिए हम I का मान, I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान निकाल के पहले से ही रखे हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, और इसी समीकरण में सभी मानों को हम रख देते हैं। लिखते क्या है, समीकरण 1 में I1, I2 व I3 के मान रखने पर, तो देखो भैया सब मान को हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो I बराबर क्या रखना है, V बटा के R। तो यहाँ पे रख देंगे V बटा के R बराबर I1 का मान V बटा के R1, I3 का मान V बटा के R2 प्लस I3 का मान V बटा के R3। अगर हम एक बात देखें, जिस प्रकार से उसमें I का मान था, इसी प्रकार से इसमें V का मान है, तो V दोनों तरफ ही कट जाएगा। तो यहाँ से हमें जो हमारा मुख्य फार्मूला मिल जाएगा, 1 बटा के R बराबर 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2 प्लस 1 बटा के R3। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र यही होता है। ठीक, आप एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकाले हैं, तो 1 बटा के R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 होता है। अगर हम इस तरह से और बहुत सारे प्रतिरोध को अगर जोड़ते हैं तो उसी तरह बढ़ता चला जाएगा। ठीक, 2 प्रतिरोध के लिए हो या 3 प्रतिरोध के लिए हो, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा निगमन। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों निगमन ही, दोनों के दोनों निगमन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब भी परीक्षा में आता है, अगर आपको लिखने वाली बात आती है, तो आप जब भी लिखेंगे वह इस वाले स्टार्ट से, यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं। हेडिंग बना लेंगे, हेडिंग में इसके बारे में डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को लिखने के बाद बस तुरंत ओम का नियम लागू करिए, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।